Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi. We are back with another video on standards of auditing, and this is the last standard SA 520 for chapter 5 4 sorry आपके जो स्टडी मटेरियल का सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल का चैप्टर 4 है उसका ये लास्ट स्टैंडर्ड है. वी हैव कवर्ड द कंप्लीट चैप्टर 4 and in case you haven't watched the previous videos, please go and watch them. And also I have prepared a video on articleship क्योंकि आप लोगों के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है एंड नाउ यू वुड वांट कि अब हम आर्टिकलशिप कहाँ से करें, कैसे करें. तो there is a separate video for it. Please do watch it. You will get some really good insights. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे 520 से. इसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर सुनने से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी भयंकर कोई चीज़ होगी, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ वर्ड बाइफर्केशन ही कर लें ना तो हमें समझ आ जाएगा एनालिटिकल का क्या मतलब है. एनालिटिकल एक वर्ड है जो डेराइव हुआ है एनालिसिस से. तो कोई भी ऐसा ऑडिट प्रोसीजर जिसमें हम किसी भी तरह का एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं. एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है कि हमने कुछ भी नंबर्स देखे और उनके ट्रेंड को समझा और उसके बेसिस पे डिटरमाइन करा कि ये क्या कहना चाहता है. जैसे मान लो हमारी सेल फर्स्ट ईयर में, एग्जाम्पल लेते हैं, सेल का एग्जाम्पल लेते हैं. सेल ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में सेल 100 है, 120 है और 130 है. अगर आप इस नंबर को देखोगे, इस नंबर को देखोगे, इस नंबर को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ 100 था, यहाँ 120 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ, और यहाँ भी इंक्रीज हुआ. तो ये क्या है? ये जो आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है इन नंबर्स की, ये एनालिसिस है. और इससे आपने डिटरमाइन करा कि जो सेल है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है. ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये ट्रेंड एनालिसिस हुआ जिससे आपने डिटरमाइन करा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर. अब ये ऑडिट में कब यूज होता है या ऑडिट में इसका मतलब क्या है? अगर मीनिंग बोलो तो मीनिंग ऐसे 520 में लिखा है कि जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हो तो उसका क्या मतलब होता है कि आप इवैल्यूएट करते हो. सबसे पहले आप इवैल्यूएट करते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. कैसे? फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करके. अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो आपका ये है रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट में दो चीज़ें होंगी. एक तो आपका पर मंथ कितना रेंट है वो होगा, और नंबर ऑफ मंथ्स होंगे. अब पर मंथ जो रेंट है वो तो आपका फाइनेंशियल डेटा है, वो रुपीज़ में है. ठीक है, और जो नंबर ऑफ मंथ है वो नंबर्स हैं, तो ये नॉन फाइनेंशियल डेटा है. तो आपका जो टोटल रेंट एक्सपेंस है वो फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके थ्रू आप एनालाइज कर रहे हो. इसलिए इसको बोलते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. ठीक है, अब देखो रेगुलर प्रैक्टिस क्या होती है. जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो, उसमें आपको दिखता है रेंट एक्सपेंस, तो आप उसमें क्या करोगे? आप पर मंथ रेंट कैलकुलेट करोगे और उसको जाके मैच कर लोगे रेंट एग्रीमेंट के साथ. लेकिन दूसरा जो एनालिटिकल प्रोसीजर होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर के केस में आप क्या करोगे? आप इंडस्ट्री को चेक करोगे कि इंडस्ट्री में क्या रेंट चार्जेस चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया के और इस स्क्वायर फीट ऑफ प्रॉपर्टी के. कि अगर इतने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी होती है, इस एरिया में लोकेटेड है, तो रेंट चार्जेस क्या चल रहे हैं. दैट वुड बी योर एनालिटिकल प्रोसीजर. ठीक है, तो ये हो गया अपना डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल आपका. अब इसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अगर वो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए सफिशिएंट और रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा. तो रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना. अब दूसरी चीज़ होती है कि जब एनालिटिकल प्रोसीजर वो परफॉर्म करे ऑडिटर, तो उसको ड्यूरिंग एंड ऑफ ऑडिट परफॉर्म करे, ताकि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल पीरियड की, उसके साथ वो उसको असेस कर सके. ठीक है, कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मैंने ऑब्टेन करी है और ड्यूरिंग द ऑडिट,
और जो मेरी इस एनालिटिकल प्रोसीजर से अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो दोनों सेम है या नहीं है ये असेस कर सके। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि नियर एंड ऑफ ऑडिट ये परफॉर्म करे जाने चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना, और ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करे ड्यूरिंग द एंड ऑफ ऑडिट। अब इसका पर्पस क्या होता है, आप कहाँ कहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अकाउंट बैलेंस है उसको चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, कंपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस पीरियड के साथ कि जी पिछले साल तो रेंट 100 था और इस साल रेंट 120 है, तो कंपैरिजन करना है। तो हो सकता है आपके रेंट एग्रीमेंट में चेंज हुआ हो, ठीक है। रेशियोज और कंपैरिजंस का यूज़ करके आप देख सकते हो कि जो इंक्रीज हुआ है इनकम और एक्सपेंसेस में वो ठीक है भी या नहीं, ठीक है। मान लो हर साल जो आपका एवरेज चेंज होता है रेंट में वो होता है 10% का। 10% रेंट आपका हर साल बढ़ जाता है इन्फ्लेशन की वजह से या जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से। और अब आप देख रहे हो इस साल अचानक से 20% बढ़ गया, तो दैट्स वुड बी अ क्वेश्चन टू मैनेजमेंट। आप यहाँ पे मैनेजमेंट से क्वेश्चन करोगे कि एकदम से कैसे ऐसा हुआ कि 10% से सीधे 20% इस बार चेंज हुआ। तो आप रेशियोज़ का एनालिसिस करके कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो और उसके बारे में फिर आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो। और उसके अलावा आप क्या करते हो, जो भी अकाउंट बैलेंसेस हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप एक्सिस्ट करती है वो डिटरमाइन करना। तो यहाँ पे चार पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस है कि जो अकाउंट बैलेंस है वो करेक्ट है, उसका प्रायर पीरियड से क्या रिश्ता है उसको कंपेयर कर लेते हो। दूसरा, अकाउंट बैलेंसेस का आपस में कोई इंटरलिंक है क्या, ये अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड है क्या। जैसे डिस्काउंट और आपका सेल रिलेटेड होगा, जितनी ज़्यादा आप सेल करोगे आपके डिस्काउंट्स उसके प्रोपोर्शनेट ही होंगे क्योंकि सेल पे ही आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। चौथा क्या है कि रेशियोज और कंपैरिजंस करते हो आप, ताकि आप जज कर सको कि इतना जो इंक्रीज हुआ है वो जस्टिफिएबल है भी या नहीं है, ठीक है। अगर मान लो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब मान लो हमने डिटरमाइन करा कि रेंट जो है रेशियोज के बेसिस पे 10% से 12% के बीच में बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल इंक्रीज हुआ 20%। तो क्या ये डिफरेंस मटेरियल है? यस, द डिफरेंस इज मटेरियल। तो ऑडिटर क्या करेगा, इसके रीजंस को फाइंड आउट करेगा। और रीजन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, रेंट एग्रीमेंट चेक करेगा। रेंट एग्रीमेंट में देखेगा कि पहले 2 साल तो रेंट 10% से बढ़ना था, लेकिन तीसरे साल में रेंट मान लो 20% से बढ़ना था, तो उसको रीजन मिल गया, तो ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि तीसरे साल में भी रेंट 10% से ही बढ़ना था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो डिटरमाइन कर लेगा कि बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करा गया है या नहीं करा गया है टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट। बताओ, अगर वो रेंट ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके प्रॉफिट डिक्रीज हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आपके प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करा गया है, ठीक है। मैनिपुलेशन के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपका कोई अबनॉर्मल डिक्रीज हुआ कॉस्ट में या अबनॉर्मल इंक्रीज हुआ कॉस्ट में, ठीक है, या रेवेन्यू इंक्रीज हो गया अबनॉर्मली बहुत ज़्यादा। स्पेशली ये सारी चीज़ें कब होती हैं, पीरियड एंड के आसपास। इसलिए हमने ये भी कहा था कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स पीरियड एंड के आसपास ही लगाए जाने चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें एनालिटिकल प्रोसीजर से एक तो हम फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉफिट का मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, हम देख सकते हैं कि कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स तो नहीं है, या कुछ ऐसे अमाउंट्स या कुछ रेशियोज या ट्रेंड्स तो नहीं है जो अनयूजुअल है, ठीक है। और अगर कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगी तो डेफिनेटली रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट वहाँ पे होगा ही होगा। तो एनालिटिकल प्रोसीजर से आप अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, रेशियोज, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर कुछ भी अनयूजुअल आपको मिलेगा देन इन दैट केस यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होगी ही होगी, ठीक है। और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आपका पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा आता है टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। टाइमिंग कब एनालिटिकल प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे, तो ये हर स्टेज पे अप्लाई होता है, प्लानिंग स्टेज पे भी, टेस्टिंग स्टेज पे भी और कंप्लीशन स्टेज पे भी, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन होगी टेस्टिंग स्टेज पे, जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब जब आप नंबर्स को चेक कर रहे हो, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपके नंबर्स आ रहे हैं, जब आप उनको टेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाओगे कि ये नंबर करेक्ट है या नहीं है ना। प्लानिंग के टाइम पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगता है। क्यों लगता है प्लानिंग के टाइम पे, भला क्या ज़रूरत है? प्लानिंग के टाइम पे आपको बिजनेस को समझना है, आपको उसके पोटेंशियल रिस्क एरियाज को समझना है। तो रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करने में एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करता है या नहीं करता, ये हमने अभी देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वहाँ पे रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अब अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे 530 में पढ़ा था कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है। एक तो होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरे होते हैं अदर प्रोसीजर्स। अदर प्रोसीजर्स में सबसे पहले आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हो कि आपके कंपनी के, जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हो, आपके क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स एफिशिएंट होते हैं तो आप अपनी सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को कम कर देते हो। अगर इंटरनल कंट्रोल इनएफिशिएंट होते हैं तो आप इन प्रोसीजर्स को, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को बढ़ा देते हो, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पता है कि गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में भी क्या होता है, एक तो सीधी सीधी टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो आप। टेस्ट ऑफ डिटेल्स का क्या मतलब है कि मान लो सेल्स में 1000 की सेल्स आ रही है, तो आपने सैंपल बेसिस पे 10 सेल इनवॉइसेस पिक करे और उनके नंबर को मैच करा कि जितना यहाँ पे एंट्री चढ़ी हुई है। टैली में तो एक एक, मान लो अगर आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ईआरपी आप यूज़ करते हो, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें एंट्री चढ़ी हुई होगी ये 10 की सेल है, ये 20 की सेल है, ये 30 की सेल है, ये 200 की सेल है, इस तरीके से। तो आप इसको क्या करोगे, इसके सेल इनवॉइस के साथ मैच करोगे सैम्पल बेसिस पे, ठीक है। ये वाउचिंग हो गई आपकी। सिमिलर वेरिफिकेशन होता है बैलेंस शीट के आइटम्स का, कि बैलेंस शीट जो है उसमें एसेट पड़ी है 1000 रुपए की, तो उसकी जो आज की डेट पे वैल्यू है वो एक्चुअल में 1000 रुपए है या नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसका परचेज डॉक्यूमेंट चेक कर लोगे। दूसरा होता है ये एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी हो सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, एंड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन दोनों का। अब क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं जब हम सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, यानी कि जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा अवेलेबल है या नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो आपके डेटा पे ही तो परफॉर्म करोगे, तो आपके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। डिसएग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। जितना ज़्यादा आप आइटम वाइज उस एनालिटिकल प्रोसीजर को सेपरेट कर सकते हो, उतनी ज़्यादा उसकी यूज़फुलनेस होगी। तो डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन कैन अफेक्ट द डिग्री ऑफ इट्स यूज़फुलनेस। अकाउंट टाइप, अब यूज़फुलनेस अकाउंट टाइप के बेसिस पे भी जाती है कि कुछ पी&एल के आइटम्स ऐसे होते हैं जिसका आप ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि रेवेन्यू है, फॉर इंस्टेंस रेवेन्यू है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इन सब का क्या कर सकते हो आप, ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो। लेकिन यहीं पे मान लो ऑडिट फीस है, किसी साल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, टैक्स ऑडिट फीस की बात कर लेते हैं, चलो टैक्स ऑडिट फीस है, किसी साल टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, किसी साल रिक्वायरमेंट है ही नहीं मान लो, तो उस केस में एक साल तो ऑडिट फीस आ रही होगी, अगले साल नहीं आ रही होगी। तो आप यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर या ट्रेंड्स नहीं लगा सकते हो। आप नहीं कह सकते कि पिछले साल 100 रुपए थे, इस साल भी 100 रुपए या 110 रुपए होने चाहिए, क्योंकि इस साल तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो यूजफुलनेस अकाउंट टाइप के बेसिस पे भी डिफर करेगी। अब सोर्स, हमेशा इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे इसकी यूजफुलनेस डिटरमाइन होती है डेटा की। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है, कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन जो हैं ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं अदर देन, मतलब अकाउंट टाइप को ही इसको समझ लो कि अकाउंट टाइप जैसी ही एक बात है कि कुछ केसेस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, कुछ केसेस में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी, अगेन कि भाई अगर डेटा प्रेडिक्टेबल है तो ही वहाँ पे आप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकते हो, अदरवाइज आपके सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फेल हो जाएंगे। और नेचर ऑफ अजर्शन, अब देखो अगर अजर्शन आपको याद होगा हमने अजर्शंस पढ़े थे वाउचिंग और वेरिफिकेशन के, उसमें से एक अजर्शन था वैल्यूएशन।
अगर आपका असर्शन वैल्यूएशन है तो आप वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपका असर्शन कट ऑफ डेट है कि किस पीरियड में फॉल करना चाहिए, इसके लिए आप असर्शन लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाओगे। सॉरी, इसके लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाओगे। सो नेचर ऑफ असर्शन पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें डेटा है, डिसएग्रीगेशन है, अकाउंट टाइप, सोर्स और प्रिडिक्शन। ये एक ही तरह की बात करता है, बट ये अकाउंट टाइप स्पेसिफिक बात करता है, ये क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करता है कि ट्रांजेक्शन किस तरीके की है, और ये डेटा की बात करता है। एंड रिजल्ट सेम है कि यूजफुलनेस डिफर करेगी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट, द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेटा। फिर नेचर ऑफ असर्शन आपकी कि असर्शन कैसी है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनहेरेंट रिस्क। अगर इनहेरेंट रिस्क जो है अगर इनहेरेंट रिस्क जो है आपका अगर हाइयर है, ठीक है, आपका इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब होता है कि आप जो ऑडिट में क्या होता है कि हम ऑडिट सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 100% पॉपुलेशन पे अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमेशा ऑडिट में एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि ओपिनियन गलत हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि ऑडिट सैम्पलिंग बेस्ड प्रोसीजर है, ये होता है इनहेरेंट रिस्क। अगर इनहेरेंट रिस्क हाइयर है तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को जो है आपके लिए इनफ नहीं होंगे, आपको अदर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। ट्रेंड एनालिसिस, जो अभी हम कई बार बात कर चुके हैं कि करंट पीरियड को प्रायर पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं। रेशियो एनालिसिस, कई सारे रेशियोज आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो कि रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करती है पी एंड एल के वेरियस आइटम्स में, या बैलेंस शीट और पी एंड एल के आइटम्स में, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, और आपका सबसे इजी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और अपॉन सेल्स। तो ये दोनों पी एंड एल के आइटम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपकी इक्विटी और आपके जो रिटर्न्स हैं, आपके जो नेट प्रॉफिट है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो आपका नेट प्रॉफिट पी एंड एल का आइटम हो गया या आपके बैलेंस शीट का आइटम हो गया, ठीक है। रीजनेबलनेस टेस्ट, ये क्या करता है, अकाउंट बैलेंस का दूसरे अकाउंट बैलेंस के साथ रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। जैसे दूसरे बैलेंसेस के साथ, सॉरी, मतलब फाइनेंशियल डेटा का नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ रिलेशनशिप एनालाइज करके एक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि रेंटल रेवेन्यू जो है उसमें एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी एक फैक्टर हो जाता है जो कि नॉन फाइनेंशियल डेटा है। रॉ मटेरियल के कंजम्पशन में क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जितनी यूज हुई है या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आपका एक फैक्टर हो जाता है जो कि नॉन फाइनेंशियल डेटा है। फिर आती है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। इसमें क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे होता है, पास्ट डेटा के बेसिस पे, और इससे हम क्या करते हैं, करंट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 मेथड हो गए, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। कुछ स्टेप्स होते हैं या कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं एज ऑडिटर जब हम डिज़ाइन करते हैं, परफॉर्म करते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सबसे पहले आता है कि आप सूटेबिलिटी डिटरमाइन करो एनालिटिकल प्रोसीजर की। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं, सबसे पहले तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स पे लगते हैं जो लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे डेटा हैवी होता है, ठीक है। और दूसरा, ये इस एक्सपेक्टेशन पे बिल्ड होता है कि रिलेशनशिप जो है डेटा के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसमें हम अजम्पशन लेते हैं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, वॉल्यूम बेस्ड डेटा है, मतलब ट्रांजेक्शन हेवी डेटा है, तो उसमें आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। और नेचर ऑफ असर्शन पे बेस्ड होता है। ऑफ कोर्स हमने अभी देखा था कि जो असर्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पे आते हैं। तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज अगेन कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपेरेबल है या नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसका नेचर ऑफ और रेलेवेंस क्या है इन्फॉर्मेशन का। पहला तो सोर्स क्या है उसका,
फिर वो कंपेरेबल है या नहीं है, इंडस्ट्री डेटा के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। दूसरा उसका नेचर और रेलेवेंस क्या है, और जो कंट्रोल्स हैं ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कैसे हैं, उनकी क्या वो इंश्योर करते हैं कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप फाइनेंशियल डेटा के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो टू टू जज कि हमारे नंबर्स कैसे दिखने चाहिए फ्यूचर में या करंट पीरियड में कैसे दिखने चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो भरोसा है खुद का डेटा के ऊपर वो ज़्यादा होना चाहिए। वो कैसे होगा, अगर मान लो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो होगा, सोर्स ऑफ डेटा क्या है उसके बेसिस पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा डेटा के ऊपर। अगर वो इंडस्ट्री के साथ कंपेरेबल है, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट उसके जैसे ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, कुछ ऐसा नहीं है गड़बड़ वाली सिचुएशन आपको कम लगेगी। ठीक है। और उस इन्फॉर्मेशन का रेलेवेंस क्या है, एक्चुअल में वो रेलेवेंट है भी या नहीं उस चीज़ को, उस असर्शन को डिटरमाइन करने के लिए जिसके लिए हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर हो जाएगा रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के लिए। तो सबसे पहले आप एनालिटिकल प्रोसीजर की सूटेबिलिटी डिटरमाइन करिए कि कहाँ पे हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। डेटा पे लगा रहे हैं तो डेटा रिलायबल है या नहीं है। सो दी थर्ड स्टेप इज जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे कि जो भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हैं वो हमें कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, द एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी प्रिडिक्टेड। और हमारे पास फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा किस हद तक अवेलेबल होगा, किस डिग्री तक हम इंफॉर्मेशन को डिसएग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। फिर एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस क्या होंगे, यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या लेवल है एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस का, जहाँ तक हम मान लेंगे कि इट्स ओके अगर डिफरेंसेस आ भी रहे हैं, वो लेवल डिटरमाइन करना है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हुए एनालिटिकल प्रोसीजर्स के, या क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले तो कि हमें देखना है, डिटरमाइन करना है कि कहाँ पे हम ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम हैवी डेटा होना चाहिए। दूसरा, डेटा रिलायबल होना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करो कि जो रिजल्ट्स हैं वो किस हद तक सही होंगे। चौथा, कि आपके पास एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस की एक परसेंटेज होनी चाहिए कि अगर डिफरेंस इतना आ रहा है तो देन इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। फिर आप रिजल्ट्स को इन्वेस्टिगेट करोगे। अब अगर मान लो आपके जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड, और या फिर जो आपने अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, दो तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट माई एक्सपेक्टेशन वाज, बट डिफरेंस इतना आ रहा है। ठीक है। या मैंने दूसरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा, उससे वैल्यू ये आ रही है लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर से वैल्यू ये आ रही है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। दो तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। दोनों तरह के डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है। So this was a standard SA 520. Thank you so much for watching. Have a good day.